तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान। तो उसका जो आपका फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति वाला, उसका चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं बच्चों, जो कि आपके तीनों ही एग्जाम, चाहे आपका जो मिड टर्म एग्जाम होने वाला हो, प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला हो या बोर्ड एग्जाम होने वाला हो, इन तीनों ही एग्जाम में आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। हो सकता है कई क्वेश्चंस इसके अंदर से डिट्टो रिपीट होकर के आ जाए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैप्टर का नाम है हमारा समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है और इसके वेरी वेरी कह लीजिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरा वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है समझ में आएंगे और पेपर में आपको हेल्प भी जरूर करेगा ये क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो एक लाइक आपका हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो 1000 टाइम्स बढ़ा देता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा यूजर नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जय झा 07 ये मेरा यूजर नेम है। जैसे ही आप इसे इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा और कभी भी कुछ भी डाउट पूछना हो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, डीएम कर दीजिएगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जो है सो उस पर जुड़ने के लिए आपको डायरेक्ट सर्च करना है क्लास 12 CBSE 123, ये टेलीग्राम पर जाकर के आपको सर्च करना है। यहाँ पर आप जो है सो कि जुड़ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। ऑलरेडी 1500 से ज्यादा बच्चे जो है सो कि जुड़ चुके हैं। अगर यहाँ आप जुड़ते हैं हमसे तो आपको फ्री नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह मिलता रहेगा टाइम टाइम पे। कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हम आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, वो चीजें हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस यही बताना था। और हाँ, इन दोनों ही के लिंक जो है आपको जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही आप खोलेंगे वहां पर मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं या सर्च मार के भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर के नाम में ही आपको सुरक्षा देखने को मिलेगा, समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि सुरक्षा क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा आंसर बताता हूं। इसको हिंदी में बोले तो परिभाषा और इंग्लिश में बोले तो डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। सुरक्षा से मतलब होता है किसी भी प्रकार के खतरे से आजादी सुरक्षा कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपको एकदम सिंपल ही बताया है मैंने। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, और अदर मटेरियल पढ़ेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। मैंने काफी इजी करके आपको बताया है। कोई भी आपसे पूछे या एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए 1 या 2 नंबर में इस तरह से कि सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, सुरक्षा क्या होता है या सुरक्षा की परिभाषा दीजिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार के खतरे से आजादी सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सुरक्षा क्या होता है। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन है, हैंड रिटन है, ध्यान से समझिए कि अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां या चुनौतीपूर्ण मसलों का वर्णन करें जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश मिलकर के कार्य करें। कहने का मतलब यह है कि ऐसे चुनौतियां बताइए, ऐसे इशू बताइए जिनसे हम लोग तभी निपट सकते हैं, यानी कि उसको फेस कर सकते हैं जब सभी देश मिल करके काम करें। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से चीजें हो सकती है, जैसे कि अकाल पड़ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका में अकाल पड़ गया। ठीक है, अफ्रीका के किसी एक देश में अकाल पड़ गया। ठीक है, तो पूरी ही दुनिया जो है मिल करके क्या करेगी, इसको मदद करेगी, तभी तो ये जो है सो इसको फेस कर पाएगा। जैसे अभी आपने करंट का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो अभी क्या है, पाकिस्तान में आप देखेंगे, पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह से, तो पाकिस्तान में आप देखेंगे तो बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है। ठीक है, बाढ़ के कारण लगभग 10 बिलियन डॉलर का नुकसान वहां पर हुआ है। कितने का? 10 बिलियन डॉलर का। ठीक है, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है और पूरी दुनिया उसकी मदद कर भी रहा है। कोई पैसा दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, इस तरह से पूरी दुनिया मदद कर रहा है। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल आप ले सकते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों की बात करें जिसको सभी देश मिल करके खत्म कर सकते हैं, तो वो है एक ये चुनौती है अकाल।
दूसरा है महामारी। महामारी का तो बेस्ट एग्जांपल रहेगा कोरोना, ठीक है, यानी कि कोविड-19। अब जैसे कोरोना आया था तो पूरी दुनिया साथ खड़ी हो गई थी। पूरा दुनिया ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अलग-अलग है, नहीं, सब मिल करके काम किए और आज लगभग कोरोना खत्म हो चुका है। ठीक है, आज के टाइम पे खत्म हो चुका है, लगभग 2 या 3 साल के आसपास चला हमारा कोरोना, तीसरा साल अभी चल रहा है। ठीक है, और खत्म हो चुका है कोरोना, कुछ खास नहीं बचा है। ठीक है, हालांकि कोरोना की जो लहर है वो तो आती रहेगी, लेकिन अब लगभग पूरा ही ग्लोब के अगर हम बात करें, सभी व्यक्तियों के अंदर एक इम्यूनिटी बिल्ड हो चुका है कोरोना को मारने के लिए। ठीक है, तो दो चीज हो गया आपका, ये दो चीजें हैं जिससे कि अगर पूरी दुनिया मिलकर के काम करे तभी इसको खत्म किया जा सकता है। अगला है आतंकवाद। पाकिस्तान में जो आतंकवादी पैदा होते हैं वो वाला आतंकवाद, ठीक है, टेररिज्म। ठीक है, अगर पूरी दुनिया मिलकर के काम करे तभी आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। वैश्विक निर्धनता, यानी कि पूरे ही विश्व लेवल पे जब निर्धनता आ जाती है, जैसे कि अभी रिसेशन आने वाला है, कह रहे हैं यूएस में रिसेशन आएगा, चाइना में रिसेशन आएगा, पाकिस्तान में आएगा। ठीक है, रिसेशन बोले तो मंदी का दौर शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसके अंदर पूरी दुनिया में लोगों के पास पैसा कम होता है तो लोग खर्च कम करते हैं। ठीक है, खर्च कम करते हैं तो सामान जो है सो कि वो बिकना बंद हो जाता है, तो इस तरह से एक मंदी का दौर आ जाता है, जिसके अंदर पूरी दुनिया में जो है सो कि पैसों की, चीजों की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इससे तभी लड़ा जा सकता है जब पूरी दुनिया मिलकर के काम करे। अगला है बीमारियां। बीमारियां कैसी बीमारियां? एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स हो गया आपका, ठीक है, और HIV वगैरह। तो इनको खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को साथ में आना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब अगला लिख सकते हैं आप जलवायु परिवर्तन, यानी कि आप देखेंगे जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, तो इससे लड़ने के लिए पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भारत ने क्या किया, बोला कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब गाड़ी बनाना बंद कर देंगे, पेट्रोल का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगा या जलवायु परिवर्तन खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर पूरी दुनिया मिलकर के काम करेगी तभी इस चीज को रोका जा सकता है। अगला है समुद्र के जल स्तर का बढ़ना। जाहिर सी बात है, अगर जलवायु परिवर्तन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा, समुद्र का जो जल स्तर है, जो सी लेवल है हमारा, वो क्या होगा, और ऊपर जाएगा और ऊपर तक फ्लो करेगा। इससे क्या होता है कि जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर है, जैसे कि मुंबई आपको देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सब जो समुद्र के किनारे बसे हुए, इनका डूबने का खतरा बढ़ता जाता है। और कहते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 50 से 100 सालों के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये सारे शहर क्या होंगे, जल के अंदर होंगे, यानी कि पानी के अंदर डूब चुके होंगे। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है, या वो किस लिए बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। ठीक है, तो इस कारण से, तो ये सारे ऐसे इशू है, टोटल 7 इशू को मैंने हाईलाइट किया है, जिससे अगर निपटना है तो पूरी ही दुनिया को, क्या है बच्चों, पूरी ही दुनिया को साथ में मिलकर के काम करना पड़ेगा, तभी इन चीजों से निपटा जा सकता है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाह्य सुरक्षा की पारस्परिक धारणा से क्या अभिप्राय है और इस प्रकार की सुरक्षा के किन्हीं 2 तत्वों का वर्णन करें। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या होती है। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि किसी देश को सबसे बड़ा खतरा होता है, वो होता है सैन्य खतरा माना जाता है। कौन सा खतरा माना जाता है? सैन्य खतरा। ठीक है, कि मान लीजिए बाहर से कोई जो दूसरी देश की सेना है वो हमला कर दे। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के कोई भी देश हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, या फिर अमेरिका हो, कोई भी देश हो, सबसे बड़ा खतरा उसको लगता है सैन्य का खतरा। यानी सेना अगर आकर के उसके ऊपर हमला कर दी तो वो बहुत ज्यादा बड़ा खतरा माना जाता है। बाह्य सुरक्षा मतलब बाहर से जो चीजें आ रही हैं उनसे सुरक्षा। ठीक है, अब बाह्य सुरक्षा के तत्व किसको मान सकते हैं आप लोग? जैसे कि बाहर का आक्रमण हो सकता है, उसके विरुद्ध अपनी रक्षा करना अथवा उसे रोकना, ये बाह्य सुरक्षा, यानी बाहर से आ रही जो चुनौतियां हैं उनसे अपनी रक्षा करना। किसी भी देश के संदर्भ में आप इसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा ये भारत है, क्या है, भारत है। ठीक है, अब भारत आज के टाइम पे किससे थ्रेट फेस कर रहा है? वो कर रहा है चाइना से। भारत को हमेशा ही डर लगा रहता है कि कहीं चाइना इधर से युद्ध ना कर दे, हालांकि हम भी पूरी तरह से आज के टाइम पे तैयार हैं। ठीक है, दो दो हाथ करने के लिए हम भी चाइना से तैयार है, लेकिन भारत को खतरा लगा रहता है कि कहीं ना चाइना इधर से हमला ना कर दे। अगर चाइना हमला करेगा तो भारत भी जाहिर सी बात है हमला करेगा। और ये 1962 वाला भारत नहीं है भाई, ये आज का 2022 का नया भारत है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया किसी भी देश के लिए क्या होता है, बाहरी आक्रमण के विरुद्ध अपनी रक्षा करना और उसे रोकना, ये बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का आप एक तत्व मान सकते हैं। अगला है युद्ध को टालना। कोई भी देश आप देखेंगे ना जल्दी युद्ध नहीं करना चाहता है, उसके बहुत सारे कारण है। ठीक है, अगर एक दो कारणों की बात करूं तो युद्ध करने से पहली बात तो उसको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होता है। भाई युद्ध में पैसा बहुत खर्च होता है। ठीक है, अगर आप रशिया की बात करें, रशिया और अभी यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, रशिया वर्सेस यूक्रेन चल रहा है ना। ठीक है, पता है रशिया को युद्ध लड़ने के लिए एक दिन में कितना खर्च करना पड़ता है, एक रिपोर्ट के अनुसार 10 बिलियन डॉलर जो है सो कि एक दिन में खर्च करना पड़ता है रशिया को। 10 बिलियन डॉलर, समझ रहे, बहुत ज्यादा पैसा होता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। ठीक है, आपको क्या लगता है युद्ध लड़ना आसान बात है? बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा, आप टालने का कारण क्यों लिख सकते हैं, युद्ध क्यों टालता है कोई देश? अगर मान लीजिए भारत यानी कि इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, तो आपको पता है ऐसा कहा जाता है कि अगर युद्ध होता है ना तो कोई भी देश 50 साल पीछे चला जाता है। अब सपोज कीजिए भारत चाइना से युद्ध लड़ा, मान लीजिए हम लोग जीत भी गए, लेकिन फिर भी हम लोग 50 साल पीछे चले जाएंगे। सोचिए कितना बुरा लगेगा। वही हम लोग 1900 आप मान लीजिए 1970-80 का दशक जिएंगे, 60-70 का दशक, तो सोचिए कितना खराब लगेगा। ठीक है, आप आज के टाइम पे 2022 में जीना चाहेंगे या 1960 में जीना चाहेंगे? जाहिर सी बात है 2022 में जीना चाहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी देश, ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में कोई भी देश हो वो चाहता है ना कि युद्ध को टाले हम लोग। ठीक है, अगला है शक्ति संतुलन। यहाँ पर आप देखेंगे शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना। ठीक है, सुरक्षा के अगर हम लोग पारस्परिक धारणा की बात करें, ठीक है, बाह्य सुरक्षा की पारस्परिक धारणा की, तो सभी देश चाहते हैं कि एक गठबंधन बना करके रहे, ताकि क्या हो, अगर एक देश पे हमला तो सभी देश उसकी बचाने के लिए आ जाए। ठीक है, शक्ति संतुलन बना करके रखें। जैसे कि शीत युद्ध के बाद आप देखे होंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि यूएसए एकमात्र महाशक्ति बन करके उभरा, यानी कि पूरी दुनिया में एक ही ताकतवर देश था, वो था अमेरिका। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे देश ताकतवर हो गए हैं। ठीक है, जैसे भारत है, चाइना है, ये अकेले भी ताकतवर है, और मतलब कई सारे संगठन भी है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया आपका। ठीक है, उसी प्रकार से आसियान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सब कैसे ताकतवर हुए? अकेले थोड़ी नहीं ताकतवर हुए, ये सब गठबंधन बना करके ताकतवर हुए हैं और शक्ति संतुलन बनाए रखे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा है कि बाह्य सुरक्षा की अवधारणा, पारस्परिक धारणा में से क्या अभिप्राय है? बाह्य सुरक्षा की पारस्परिक धारणा से अभिप्राय है कि किसी भी प्रकार के बाह्य सुरक्षा, बाह्य खतरों से बचना, जैसे कि आपका युद्ध हो गया, ठीक है, और बाहर की आक्रमण हो गया, शक्ति संतुलन बनाए रखना, इन सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, बाहर की जो इशू है उन सब से हम लोग अपने देश को बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है आपका, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बस ये था ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि शक्ति संतुलन क्या है और कोई देश इसे कैसे कायम करता है? ठीक है, शक्ति संतुलन। अब ध्यान से समझिए कि ये शक्ति संतुलन भाई है क्या चीज। तो देखिए शक्ति संतुलन वह व्यवस्था है जिसमें निरंतर प्रयास रहता है कि कोई देश शक्तिशाली बनकर वर्तमान संतुलन को बिगाड़ न दे। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखेंगे तो ये पूरी ही दुनिया है, तो ऐसा मतलब हमेशा सभी देश चाहते हैं कि कोई एक देश पावरफुल ना हो, बल्कि लगभग सभी देशों के पास, या कह लीजिए कई सारे देशों के पास पावर हो। ठीक है, क्योंकि कोई एक देश बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया ना तो वो सोचेगा कि भाई पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चले, ये कहूंगा तो वो करे, अगर मैं बोलूं पूरी दुनिया को कुएं में कूदने के लिए तो कुएं में कूद जाए। ठीक है, क्योंकि शक्ति उसी के पास है और वो चाहेगा कि सब मेरे हिसाब से चले। इसीलिए बोला जाता है शक्ति संतुलन बहुत जरूरी है, यानी कि सभी लगभग कई सारे देशों के पास बराबर मात्रा में शक्ति होनी चाहिए, ताकि कोई देश दूसरे देश को आंख ना दिखा सके। अब जैसे मान लीजिए भारत के पास आज परमाणु है, परमाणु बम है, ठीक है, वही मान लीजिए हमने अपना परमाणु परीक्षण 1998 में नहीं किया होता सक्सेसफुली, आज हम एक परमाणु संपन्न देश नहीं होते, तो क्या भारत आज पूरी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल पाता? बिल्कुल नहीं चल पाता। तुरंत चाइना आ जाता, तुरंत बोलता कि अरे हमारे पास परमाणु बम है, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या उखाड़ लोगे हमारा। इधर से पाकिस्तान आ जाता, वो बोलता हमारे पास परमाणु बम है, तुम क्या उखाड़ लोगे। ठीक है, तो इसीलिए शक्ति संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब जैसे बोला जाता है परमाणु बम खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए किसी देश के पास। ठीक है भाई, नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो किसी भी देश के पास नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो भाई सबके पास रखो, क्या दिक्कत है।
ठीक है, तो ये चीज है। तो शक्ति संतुलन का मतलब है पावर जो है किसी एक देश के पास ना हो, सभी के पास लगभग बटा हुआ हो, ताकि शक्ति का संतुलन बना हुआ रहे। समझ रहे हैं ना आप? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना सैन्य शक्ति बढ़ा करके, ठीक है, ये बताया जा रहा है कि शक्ति संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, कोई भी देश इसे कैसे कायम करता है, शक्ति संतुलन कैसे बनाता है। और आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत बढ़ा करके भारत आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है और अपनी सैन्य शक्ति भी बढ़ा रहा है, ताकि शक्ति संतुलन बना रहे। एक तरफ चाइना ही ताकतवर देश ना रहे, अमेरिका ही देश ना रहे, रशिया ही ना रहे, भारत भी आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है कि अप्रवासी व शरणार्थी में क्या अंतर है। ध्यान से समझाइए, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले समझिए अप्रवासी। अप्रवासी अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, यानी कि ये भारत है, ठीक है, क्या है, भारत, और ये है आपका यूएस। क्या है, यूएस यानी अमेरिका। तो कई सारे भारतीय लोग अपनी मर्जी से भारत छोड़ करके अमेरिका चले जाते हैं, अच्छे रहन सहन के लिए, अच्छे जीवन स्तर के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ठीक है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए। तो ये क्या कहलाएंगे, अप्रवासी कहलाएंगे। ठीक है, इसी में आपने एनआरआई का नाम सुना होगा, ठीक है, यानी नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। तो इस तरह के लोग क्या करते हैं, भारत छोड़ करके, या फिर बहुत सारे देशों का एग्जांपल ले लीजिए, चाइना छोड़ करके भी बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान छोड़ करके भी बहुत सारे लोग जाते हैं, यूएस में, यूरोपियन, आप कह लीजिए यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, बहुत सारे देशों में जाते हैं ताकि एक अच्छा जीवन स्तर जी सके। ठीक है, तो ये होते हैं अप्रवासी, जो अपनी मर्जी से अपना देश छोड़ करके जाते हैं। कई सारे कारण हो सकते हैं जो मैंने बता दिया। शरणार्थियों की अगर हम बात करें तो शरणार्थी युद्ध के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अपना स्वदेश को छोड़ने को मजबूर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है, ठीक है। बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए 1971 में युद्ध हुआ था। तो यहाँ से कई सारे लोग भागे थे क्योंकि यहाँ पर युद्ध चल रहा था, दिक्कत चल रहा था, ठीक है, और ये बॉर्डर पे आ गए, ठीक है, बॉर्डर पे आ गए। अब इंडिया ने तो इन्हें अपना नागरिक बनाया नहीं, तो ये क्या करेंगे भाई, ना बांग्लादेश के रहे ना तो इंडिया के रहे, तो ये लोग भागे और ये लोग कहाँ चले गए, बॉर्डर के आसपास चले गए और वहां पर शरणार्थी बन करके रह गए। ना तो इधर के रहे भैया, ना उधर के रहे, बीच में भटक गए। वही बात है ना, तो आगे जैसे कि वही चीजें, आगे कुआं पीछे खाई, बीच में अटके हम भाई, वही वाला सीन है यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना आपको? यानी कि ये लोग जो होते हैं अपनी मर्जी से नहीं भागते हैं अपने देश से। ये लोग क्या करते हैं, युद्ध हो रहा होता है, जब किसी देश में प्राकृतिक आपदा आई हुई होती है, राजनीतिक रूप से उत्पीड़न हो रहा होता है, तब क्या करते हैं, मजबूरी में अपना देश छोड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, वहां पर तालिबान का कब्जा हुआ तो मजबूरी में लोग वहां से भागने लग गए, शरणार्थी बन करके रह गए हैं काफी सारे लोग। ठीक है, तो ये शरणार्थी होते हैं जो मजबूरी में अपना देश छोड़ते हैं और कोई भी देश उनको शरण नहीं देता है, तो ये क्या कहलाते हैं, शरणार्थी कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अप्रवासी व शरणार्थी में क्या अंतर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, कि भारत की सुरक्षा रणनीति के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा की बात करें तो वो कैसे करता है, ठीक है, उसकी रणनीति क्या रहती है, प्लान क्या रहता है, स्ट्रेटेजी क्या रहता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग भारत की सुरक्षा की बात करें तो भारत अपनी सुरक्षा करने के लिए अपनी सेना मजबूत करता है और कर रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करता है, जैसे यूएन वगैरह का सम्मान करता है। आंतरिक सुरक्षा समस्या से निपटना, इस तरह से ये भारत जो है अपना सुरक्षा कर सकता है। और आर्थिक रूप से मजबूत बनना, अपना जीडीपी जो है, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको ऊपर ले जाना। किसी भी देश का अगर जीडीपी ऊपर रहता है तो वह देश बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये सारे कारण आप लिख सकते हैं, एक घटक लिख सकते हैं जो कि भारत की सुरक्षा की रणनीति के प्रमुख घटकों के अंदर आते हैं। इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करके लिख देना होगा। देखिए मैंने आपको सब हेडिंग्स बता दिए, इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना होगा और जैसे ही आप पूरा एक्सप्लेन कर देंगे आपको इजीली 4 या 6 नंबर, जितने नंबर का भी ये क्वेश्चन आएगा उतने मार्क्स जो है इजीली आपको मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस ये बच्चों, यही था आज का ये छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा
और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालें आपके मिड टर्म के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।